चुनावी नतीजों से मत समझिए, खास तौर पर पिछले 1.5 साल के नतीजों को देखिए तो लोकसभा चुनाव के बाद जो भी परिणाम आए वे चाहे विधानसभा की हों चाहे स्थानीय निकायों के हों, वे सब एक गहरी और लंबी तैयारी की कहानी कहते हैं। महाराष्ट्र में जो तस्वीर सामने आ रही है वह साफ इशारा करती है कि परिवार की राजनीति ढलान पर है और पवार के पांव महाराष्ट्र की राजनीति से उभर चुके हैं। वहीं ठाकरे परिवार भी मुंबई को छोड़कर लगभग पूरे महाराष्ट्र में कमजोर हो चुका है। अब जरा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किस रणनीति के साथ किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर लंबे समय तक मराठा समाज का दबदबा रहा। आबादी में भी बढ़ी रही, संसाधनों पर भी उनका मजबूत नियंत्रण था। ऐसे में भाजपा ने सीधे टकराव की जगह जड़ों पर वार किया। शरद पवार की राजनीति की असली ताकत क्या थी? पहला, पश्चिम महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट और शुगर इंडस्ट्री पर कब्जा और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक। इन दोनों के जरिए न सिर्फ आर्थिक संसाधन मिलते थे बल्कि राजनीतिक ताकत भी मिलती थी। नौकरियां देने से लेकर लोगों को ऑबलाइज करने तक कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियां परिवार के इशारों पर होती थी और शुगर बेल्ट में उनका निर्विवाद दबदबा था। एक समय था इसी महाराष्ट्र में वाई चौहान और वसंतदादा पाटिल जैसे बड़े मराठा नेता हुआ करते थे और शरद पवार को भी एक बड़ा मराठा नेता माना जाता था। लेकिन आज हालत यह है कि उनके पांव पूरी तरह उखड़ चुके हैं। तो भाजपा ने ऐसा क्या किया? 2014 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले शुगर लॉबी पर काम शुरू किया और किया गया। शुगर बेल्ट में प्रभाव बढ़ाया गया, नियम बदले गए, प्रशासनिक स्तर पर जो संभव था वो किया गया और राजनीतिक स्तर पर भी पूरी रणनीति अपनाई गई। जब 2019 में अमित शाह गृह मंत्री बने तो उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी आया। तब यह फैसला अटपटा लगा था, लेकिन इसका लक्ष्य दूरगामी था। सहकारिता के जरिए कृषि क्षेत्र पर नियंत्रण और खास तौर पर महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंकों पर प्रभाव। इसके बाद बड़ा कदम उठाया गया। जिला सहकारी बैंकों की निगरानी राज्य से हटाकर सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को दे दी गई। राजनीतिक नियुक्तियां बंद कर दी गई। यह शरद पवार की राजनीति के लिए बड़ा झटका था। जैसे कि टट्टा लोहिया ने कहा था कि बड़ी चट्टान एक बार में नहीं गिरती, उसे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। भाजपा ने यही किया। शरद पवार की राजनीति के लिए को धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया गया। 2019 में शरद पवार की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हुई। उन्होंने उद्धव ठाकरे को भाजपा से अलग कर सरकार बनवाई। वह उनके राजनीतिक जीवन का शिखर था और वहीं से गिरावट शुरू हुई। 2.5 साल चली वह सरकार गिर गई। महाराष्ट्र की राजनीति के तथाकथित चारों खाने चित हो गई। भाजपा ने एकनाथ शिंदे को तोड़ा, उद्धव ठाकरे की पार्टी से पार्टी छीनी, नाम छीना, चुनाव चिन्ह छीना और पिता की विरासत तक अलग कर दी। पवार में फूट पड़ी। अजित पवार को भी अलग होकर भाजपा के साथ चले गए। लोकसभा चुनाव के समय शरद पवार की बारिश में भीगी रैली को एक टर्निंग पॉइंट बताया गया, लेकिन हकीकत अलग थी कि 1999 में पार्टी बनने के बाद 27 सालों में भी कभी सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं बन पाई। अब स्थानीय निकाय चुनावों पर जब इस सच्चाई पर मैं बात करते हैं, पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसी पवार का गढ़ कही जाने वाली सीटें चाचा भतीजे साथ आए, पवार की एकता का संदेश दिया गया, फिर भी हार मिली। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम में से 23 में एनडीए का मेयर बनना तय है। यह बताने के लिए काफी है कि शरद पवार की स्थिति क्या रह गई है। मराठा प्रतिशत वाले राज्य में भाजपा ने ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस आज भी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर नेता हैं। यही संगठन की ताकत है, यही विचारधारा है। आज कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तीनों हाशियों पर है। मुंबई के कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी कुछ हद तक बची हुई है और लेकिन बीएमसी से बाहर होने ठाकरे परिवार के लिए भी सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। जैसे शुगर लॉबी, कोऑपरेटिव बैंक शरद पवार की ताकत थी, वैसे ही बीएमसी ठाकरे परिवार की रीढ़ की हड्डी थी। भाजपा ने दोनों की जड़ें काट दी हैं। अब हालत यह है कि शरद पवार और अजित पवार महायुति में डिप्टी सीएम है, लेकिन कब तक कहना मुश्किल है। भाजपा ने 2 कारणों से साथ लिया, शरद पवार को कमजोर करना और एकनाथ शिंदे पर नियंत्रण रखना। दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। भाजपा की नजर 2029 पर है। लक्ष्य साफ है, महाराष्ट्र में अकेले दम पर सरकार। एकनाथ शिंदे के सामने विकल्प कठिन है। भाजपा का विरोध करने के लिए नतीजा सामने है और साथ चलते रहने से अस्तित्व पर संकट नहीं आएगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के राजनीतिक
एक बड़ी मोड़ पर खड़ी है, पर आने वाले चुनावों में तय करेंगे कौन बचेगा और कौन नहीं।